प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद द्वारा किए गए हालिया अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि सही कथन कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड PM 2.5 का सबसे कम उत्सर्जन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद के एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक माने जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। राज्य में PM 2.5 उत्सर्जन का एक बड़ा भाग घरों में बड़े पैमाने पर ठोस ईंधन के उपयोग के कारण होता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण यहाँ ईंधन के इस रूप पर निर्भर परिवारों का अनुपात अधिक है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान भी उपयोग किए गए 5 डाटा स्रोतों के अनुसार अलग अलग स्रोत में शीर्ष प्रदूषकों की सूची में शामिल हैं, किंतु उत्तर प्रदेश सभी स्रोतों की सूची में शीर्ष पर है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम PM 2.5 का सबसे कम उत्सर्जन करने वाले राज्यों में शामिल है। डाटा स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रतिवर्ष अनुमानित PM 2.5 उत्सर्जन 588 से 976 किलो टन, जबकि महाराष्ट्र का 415 से 549 किलो टन के मध्य था। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सबसे प्रदूषित शहरों में से 122 में प्रदूषण को कम करना है। वर्ष 2024 तक कण सांद्रता में 20 से 30% तक की कमी के NCAP के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रों में आवश्यक उत्सर्जन में कमी का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। इस कटौती का आकलन करने के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि उत्सर्जन सूची की आवश्यकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प A इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाने वाले कारकों में शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। महासागरीय अम्लीकरण, समुद्री तापमान, वाटम ट्रॉलिंग, अस्थिर पर्यटन, खराब तटीय प्रबंधन। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 4, केवल 2, 3, 4 और 5 उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क द्वारा विश्व में प्रवाल भित्तियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में लगभग 14% प्रवाल भित्तियों का ह्रास हुआ है। इस रिपोर्ट में वैश्विक तापन के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया गया है। महासागरीय अम्लीकरण, समुद्री तापमान तथा स्थानीय कारण जैसे प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना, अस्थिर पर्यटन तथा खराब तटीय प्रबंधन प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संयुक्त खतरा उत्पन्न करते हैं। वर्ष 1998 में बड़े पैमाने पर हुई प्रवाल विरंजन की घटनाओं से विश्व के 8% प्रवाल नष्ट हो गए हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में कैरिबियन या लाल सागर तथा अदन की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवालों की संख्या से अधिक है। दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया, पश्चिमी हिंद महासागर तथा ओमान की खाड़ी में प्रवाल सर्वाधिक प्रभावित हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करके प्रवाल भित्तियों को बचाया जा सकता है। सजीव कठोर प्रवाल आवरण प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का सूचक होता है। प्रवाल समुद्री सतह के 1% से भी कम क्षेत्र में पाए जाते हैं, किंतु 1 अरब से अधिक लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का उत्तर दीजिए। इस सूचकांक में जापान लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत की रैंक में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है तथा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान तथा पाकिस्तान इस सूचकांक में सबसे कम शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हैं। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर?
ऑप्शन ए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक प्रदान करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसे रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है। इस वर्ष के लिए जारी सूचकांक में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। जापान लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। भारत, जो पिछले वर्ष 84वें स्थान पर था, इस वर्ष 90 स्थान पर है। इसके पासपोर्ट धारकों को 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति दी गई है। भारत तजाकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ रैंक साझा करता है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन इस सूचकांक में सबसे कम शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल हैं। इस सूचकांक को वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका नाम संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैकोलम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था। रामगंगा नदी द्वारा निर्मित पाटली दून इस उद्यान क्षेत्र में स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन ठीक हैं। व्याख्या से इसको थोड़ा और देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए किए जाने की बात की है। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना तथा सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसे इसके आसपास विकसित होने वाले कुटीर उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत शामिल किया जाने वाला पहला उद्यान था। वर्ष 1936 में भारत एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित इस राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैकोलम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसका नाम इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी के नाम पर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जिसे वर्ष 1956 में पुनः कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस उद्यान में रामगंगा नदी द्वारा निर्मित पाटली दून घाटी शामिल है। यह ऊपरी गंगा मैदानों के नम पर्णपाती वनों तथा हिमालय के उपोष्ण कटिबंधीय देवदार वनों के कुछ भागों को संरक्षण प्रदान करती है। इस उद्यान का लगभग 73% वन आच्छादित है, जबकि 10% क्षेत्र में घास के मैदान हैं। इसमें लगभग 110 वृक्ष प्रजातियां, 50 स्तनधारी, 580 पक्षी तथा 25 सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क 520 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह 1288 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत कॉर्बेट बाघ अभयारण्य का भाग है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य मिलकर बाघों के निवास के लिए महत्वपूर्ण कॉर्बेट बाघ अभयारण्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले के भंडारण के संबंध में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। भारत में कोयले का आयात मुख्य रूप से रूस से किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। कोयला मंत्रालय के अनुसार भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक तथा उपभोक्ता है। कोयले के भंडारण के संबंध में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत में कोयले का आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका से किया जाता है। उत्पादन के मामले में कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है तथा भारत के ईंधन उत्पादन में इसका 80% से अधिक योगदान है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद भारत में औद्योगिक विद्युत की मांग में वृद्धि हुई है। कोयले की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए भारतीय इकाइयां निरंतर प्रयास कर रही हैं। कोयले की कम घरेलू कीमतों तथा रिकॉर्ड वैश्विक कीमतों के मध्य बढ़ते मूल्य अंतर ने खरीदारों को आयात से दूर कर दिया है। वैश्विक कोयले की कीमतों तथा माल ढुलाई लागत में वृद्धि के कारण आयातित कोयले का उपयोग करने वाले संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन में कमी आई है।
जिससे घरेलू रूप से खनन कोयले का उपयोग करने वाली इकाइयों पर उत्पादन बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ गया है। भारत में घरेलू कोयले की कीमतें काफी हद तक कोल इंडिया द्वारा तय की जाती हैं। कोयले की कीमतों में वृद्धि से आमतौर पर विद्युत की कीमतों, मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है। वैश्विक कोयले की कीमतों में तेजी से वृद्धि के बावजूद कोल इंडिया ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कीमतों को स्थिर रखा है। भारत के कोयला मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया के इलेक्ट्रिक वाहन तथा चार्जिंग स्टेशन जैसे क्षेत्रों में अपने हितों में विविधता लाने की बात कही है। और इसी प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है। अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।